फिर एक्सचेंज कर लेंगे। जो एक्चुअल हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं वो हम पढ़ा सकें। तो सबसे पहला सवाल बहुत सिंपल, कितने लोगों को क्लाउड नेटिव मालूम है कि क्या है? 2 हैंड रेस हुए हैं। फीमेल्स में से कोई जो हैंड रेस हुआ था वो थोड़ा सा मुझे बताएंगे, दोबारा करेंगे हैंड रेस। हैंड रेस जो अभी हुआ अब गायब हो गया। जीरो के अब थे, नहीं दो आएगा। हुए थे। चलो जी बताएं। बनाने के बाद गायब हो जाते हैं। नाम आपका? अफान। अफान की नहीं भाई, क्लैपिंग एनर्जी बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने इतने बड़े क्राउड में उतना दूर से उन्होंने फुल क्लियर आवाज में बताया। होपफुली सबको आवाज समझ में आई होगी। तो अफान अगर यहाँ होते तो माइक की जरूरत ही ना होती जिस दिन। अच्छा हम आ जाए मैं एक्चुअल डेफिनेशन पे। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ। पहला वर्ड है रेजिलियंस। रिपीट करेंगे आप लोग? क्या है इसके मीनिंग? इसके मीनिंग है, सपोज करें आप क्लास के नहीं निकल रहे, ठीक है, और आपको पता लगता है यार आज हैकाथॉन की चेकिंग हो रही है, और आप क्या करते हैं उसके बाद? आ जाते हैं। आ जाते हैं क्लास में, नहीं आते? आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो मतलब कोई मतलब इंसिडेंट होने से पहले उसका पता लगाने को हम रेजिलियंसी कहते हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी फेलियर नहीं आया। हो सकता है ऐसा? कोई ऐसा कोड किसी ने लिखा है कि कुछ कभी कुछ फेलियर ही ना आए? नहीं हो ना पॉसिबल। हाँ एक हो सकता है जो चल ही ना रहा हो, तो फिर कहाँ से एरर आएगा? तो कोई चीज़ चल रही है भाई, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम आने से पहले अगर आइडेंटिफाई हो जाए और उसका सोल्यूशन हम अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब रेजिलियंस बेस, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में रेजिलियंस है, ठीक है। एक तो ये वर्ड हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया आप लोगों को होपफुली। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है, हम उसको ऐसे सपोज कर लेते हैं, एक वर्ड यूज होता है स्केलेबिलिटी। रिपीट करें, स्केलेबिलिटी का वर्ड क्या होता है? क्या होता है, कौन बताएगा? अच्छा जरूरी है कि स्केलेबिलिटी का मतलब बड़ा पैमाना हो? अच्छा एक काम करें, आप लोगों को मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। सबके पास इंटरनेट है या कोई ना कोई बराबर में बैठा हुआ चैट जीपीटी है, मतलब जिसके पास इंटरनेट नहीं है अपने बराबर से पूछ सकता है। तो 2 मिनट में आप जाके ये सर्च करें कि स्केलेबिलिटी और रेजिलियंस क्या है। चैट जीपीटी नहीं डाउनलोड किया हुआ। गूगल में जाएं, गूगल में जाएं। ये पकड़ो। किसी एप्लीकेशन को एक्सेस अगर कस्टमर्स कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा कस्टमर्स है, सपोज करो 1000 हो 2000 हो, इसी तरीके से हज़ारों लोग घर से निकलते हैं, सब तो मार्केट में नहीं आ रहे ना, सबकी अलग अलग जगह होगी, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में भी अलग अलग क्लासेस होंगी, हो सकता है सेम सब्जेक्ट की 2 क्लासेस हो, एक क्लास बोलो तो दूसरी क्लास में बैठ रहा हूँ, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला केस होता है ना। इसी तरीके से कस्टमर की रिक्वेस्ट ज़ाहिर है किसी कंप्यूटर सिस्टम में आ रही होगी, कंप्यूटर होगा मतलब जहाँ पर हमारी सर्विस चल रही होगी, तो वो कंप्यूटर में तो एक से ज़्यादा हो सकता है, ज़ाहिर है हर किसी का एक लोड होगा ना। अगर एक कंप्यूटर सिस्टम पे 100 लोगों का लोड एक टाइम पे हो सकता है, 200 लोग हैं, मतलब 2 चल रहे हैं 3 चल रहे हैं, यही होगा ना इसका मतलब। अब मुझे ये बताया आपके पास 10 सिस्टम चल रहे हैं, 10 सिस्टम चल रहे हैं, सिस्टम से मुराद है जहाँ पर मेरी एप्लीकेशन की सर्विस चल रही है 10 जगह सेम सर्विस। क्यों 10 जगह चल रही है? यूजर के लोड की वजह से। जिस तरह किसी शॉप पे जाते हैं ना, एक से ज्यादा काउंटर होते हैं, एयरलाइन पे जाते हैं एयरपोर्ट पे तो एक से ज्यादा काउंटर होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि कुछ लोग इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए। लोड बैलेंसिंग बोलते हैं उसको, मतलब ज्यादा लोड आ रहा है उसको बैलेंस करें, ऐसे ही होता है। अब इस सूरत में आपके पास सपोज करें आपके पास कितने रूम है? 100 रूम है, हर रूम के अंदर 10 लोग बैठ सकते हैं, टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं?
आपके पास 100 रूम है, हर रूम के अंदर 10 लोग बैठ सकते हैं, टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं? 1000 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो भी रूम की तरफ आ रहा है गेट से आएगा, गेट पे कोई ना कोई होगा जो उनको अलाइन करेगा कि आप उस रूम में जाओ, आप उस रूम में जाओ, उस रूम में जाओ, ठीक है। अब लोग आते जा रहे हैं, रूम में बैठते जा रहे हैं। अब मैं आपको रेजिलियंस की और कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो आपने कहा था ना मुश्किलात के बावजूद भी चलता रहे, तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इंटरनेट पे इस तरह की डेफिनेशन शायद मिली होगी। अब जो बाहर गेट पे खड़ा हुआ जो रूम को अलाइन कर रहा है, उसके बाद रूम का एनवायरनमेंट होगा ना कि कौन सा रूम का क्या एनवायरनमेंट है, मतलब ओके है नहीं है, कोई रूम बंद है या खुला हुआ है, क्या है, एनवायरनमेंट डिटेल होगी ना, उसको हम बोलते हैं हेल्थ, सही है। अगर आपको किसी जगह के बारे में पता है तो उसको आप हेल्थ बोलेंगे ना, मुझे इसकी जगह का हेल्थ पता है, या तो हेल्थ अच्छी है या तो हेल्थ खराब है, मतलब वो जगह ओके या तो ओके नहीं है, तो उसको हेल्थ का नाम दे देते हैं कि भाई चल रही है नहीं चल रही। अब उसको एक इंसिडेंट पता लगता है कि ये वाला जो रूम है इसमें क्या होने वाला है, इसमें कोई खराबी है या खराबी आने वाली है या आग लगने वाली है। अब मुझे ये बताएं, इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी क्या वो आने वाली रिक्वेस्ट को उस रूम में भेज देगा? उस रूम में नहीं भेजेगा। इसको हम, ये क्लाउड नेटिव की सबसे, मतलब क्लाउड नेटिव को जो बहुत सारी चीज है उसमें से एक चीज है, इसको बोलते हैं फेल फास्ट। क्या बोलते हैं? एक बार पूरा रिपीट करें। फेल फास्ट से फायदा क्या हुआ? क्या जो चौकीदार गेट पे था, मतलब जो लोड बैलेंसर दरवाजे पे था, उसको पता लगा इस रूम में कुछ माइनर खराबी है या खराबी है, उसने क्या करा, उस रूम को क्या कर दिया, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ ब्रेकर लगा दो, उसको क्या बोलते हैं हम, पूरा नाम क्या होता है उसका? सर्किट ब्रेकर। उसने क्या कर दिया, सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिया, ट्रिप कर दिया कि ये रूम अब अवेलेबल नहीं है, रूम ट्रिप हो गया। तो उसने क्यों ट्रिप कर दिया? वो जाने देता यूजर्स को कि रूम में हो सकता है आग लग जाती, हो सकता है कोई मसला हो जाता, यूजर तो जा चुका था। तो क्लाउड नेटिव की डेफिनेशन में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फेल फास्ट, मतलब अगर कहीं खराबी है तो आप उसको क्या कर दो, सर्किट ब्रेक कर दो कि भाई ये जगह सही नहीं, यहाँ खराबी। प्रोग्रामिंग में आप सर्किट ब्रेकर कैसे लगाएंगे? बहुत सारे तरीके होंगे, एक सबसे आसान तरीका बता दें, बिल्कुल माइनर वाला, ट्राई कैच। ट्राई कैच से क्या फायदा होगा आपको? आपका क्रैश नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा और एरर भी रिपोर्ट हो जाएगा, और जो एरर रिपोर्ट होगा उसके जरिए हमें क्या पता लग जाएगा कि सर्विस में मसला है। अब एक मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है कि आपने, अब हम कॉन्सेप्ट लेके चले, हमारे पास रूम नहीं है, लिटरली हमारे पास सीपीयू है, सिस्टम है, हमने सिस्टम आपका 1 2 3 4 10 100 सिस्टम आप कर दिए। अब यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, सिस्टम में जा रही है, यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, सिस्टम में जा रही है। अब हम डेवलपर को ये कहेंगे कि डेवलपर एक काम करो, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके पास जब कोई एरर आया तो आप मुझे प्रॉपर एरर कम्युनिकेट करो, ठीक है। उस बेस पे हमारे पास एक डिसीजन हो, तो डेवलपर क्या कैसे एरर कम्युनिकेट करे, डेवलपर ये बोलेगा कोई भी मेरे एप्लीकेशन में खराबी होती है तो मेरी एप्लीकेशन में मेरे कोड पे एक लगा हुआ सर्किट ब्रेकर, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर डेवलपर ने लगाया, मतलब आपने फास्ट एपीआई यूज करके लगा, और फास्ट एपीआई की अच्छी बात है, वो आधे से ज्यादा काम, सारे काम तो खुद ही कर रहा होता है। सर्किट ब्रेकर का बेनिफिट क्या हुआ कि सर्किट ब्रेकर ने जो भी खराबी हुई क्विक क्या करा, ट्रिप कर दिया और एरर दे दिया कि ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। सर्विस अवेलेबल ना होने का फायदा किसको होगा, जो गेट के ऊपर या जो लोड बैलेंसर था जो उस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा था, वो क्या करेगा, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। इस क्लाउड नेटिव की वन ऑफ द एक यूज केस है जो मैंने आप लोगों को बताया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमारा जो एनवायरनमेंट है फेल फास्ट की वजह से, जाहिर है भाई अगर पेमेंट सर्विस है आपकी एप्लीकेशन में, पेमेंट सर्विस में कुछ मसला है तो उसको नहीं चलना चाहिए ना। अगर एप्लीकेशन डिपेंड करती है पेमेंट नहीं चलेगी तो सेल कहाँ से होगी, तो पेमेंट सर्विस को सही करना पड़ेगा ना, उसका कोई रीबेल तो नहीं आ सकता ना। आपकी दुकान में कोई जो काउंटर है जिसमें वो कैशियर खड़ा हुआ है, वो कैशियर ना उसका रीबेल तो नहीं आएगा ना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ मुझे पैसे देते रहो, ऐसा तो नहीं होगा ना, हर चीज़ की जिम्मेदारी होगी ना। क्या होगा, सिंपल सा बोल दिया काउंटर अवेलेबल नहीं है भाई, खराबी है। लेकिन उस खराबी, अब दूसरे नंबर पर आते हैं, एक चीज समझ में आ गया आपको, फेल फास्ट। अब सेकंड नंबर पर आते हैं, फेल फास्ट होने का फायदा किसको होगा। फेल फास्ट होने का फायदा ये होगा जब हम अपनी एप्लीकेशंस को बनाते हैं, बनाने के हमारे कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ तरीके का।
जिसमें से एक तरीके का है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस। रिपीट करें आप लोग। माइक्रो सर्विस क्या कहता है? माइक्रो सर्विस बोलता है कि बिजनेस कुछ चीज होती है। बिजनेस एक्चुअली होता क्या? क्या फास्ट से कहेगा जो मैं 2 लाइन का कोड लिख रहा हूँ वो बिजनेस है? यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं नो? क्लियरली बोले, मन से बोले। कितने लोग कह रहे हैं यस? दोबारा से पूछता हूँ, फास्ट से भी आएगा जो आप 4-5 लाइन का कोड लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, क्या वो बिजनेस है? नो, बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? अगर आप एक पेमेंट सर्विस बना रहे हैं, पेमेंट सर्विस बना रहे हैं, क्या वो बिजनेस है? कितने लोग कह रहे हैं यस? जी हाँ, वो बिजनेस है। अगर आपकी शिपमेंट की एक सर्विस बन रही है, वो क्या है? बिजनेस। अगर आपका एक इन्वेंट्री की सर्विस बन रही है, वो है बिजनेस। आपकी कोई, जो हम कह सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक यूज केस को कवर कर रही है जो आपको पता है ये मेरा बिजनेस है। अब हम किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे, हमारे पास क्या हुआ? इन्वेंट्री, पेमेंट, शिपमेंट, और क्या क्या होगा? आप लोगों ने बनाया तो नहीं, कॉमर्स में काम कर रहा था, आपको बिजनेस पता होंगे ना क्या क्या होता है? एड टू कार्ड, इन्वेंट्री हो गया, एड टू कार्ड हो गया 2, चेकआउट भी हो गया। पेमेंट चेकआउट एक साथ नहीं आ गया, ये अलग अलग है? अच्छा, चेकआउट अलग रखें, पेमेंट अलग रखें, एक साथ रखें? एक ही हुआ ना, ये अलग अलग को बताया ना? चलिए एक रख लेते हैं, आपके कहने में। चेकआउट हो गया मतलब पेमेंट, हमारे क्या हो गया? शिपमेंट हो गया मतलब सामान जा रहा है, एड टू कार्ड हो गया 3, और क्या था? इन्वेंट्री हो गया 4। ये 4 डिफरेंट सर्विस है। अब एज अ प्रोग्रामर आप तो कोड लिख रहे हैं, आप चारों का कोड एक साथ लिख सकते हैं, कोई मसला है? ये तो आप चारों का कोड एक साथ लिखेंगे, जाहिर है अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे, ऐसा तो नहीं एक ही फाइल में लिख दें। ऐसा करेंगे एक ही फाइल में लिख देंगे, मॉड्यूल तो बनाएंगे ना, पेमेंट का मॉड्यूल। इतने तो प्रोग्रामर माशाल्लाह से आप लोगों ने इंटेलिजेंस समझ ली होगी कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मॉड्यूल बेस करो। आप क्या मॉड्यूल बनाएंगे? पेमेंट का एक मॉड्यूल बनाएंगे, आप बनाएंगे एड टू कार्ड का मॉड्यूल बनाएंगे, आप चेकआउट का मॉड्यूल बनाएंगे, इन्वेंट्री का मॉड्यूल बनाएंगे, शिपमेंट का मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल बनाए। मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, पैकेज जो बनता है, सही है? और वो 5 मॉड्यूल आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? कौन आगे उनको काम दे रहा होगा? अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदनी, मोबाइल, प्रोसेस क्या है? पहले क्या हुआ? कस्टमर आया, सारी उसके सामने इन्वेंट्री आ रही है, उसने क्या करा? मोबाइल को सिलेक्ट करा, क्या कौन सी सर्विस चली? एड टू कार्ड। मोबाइल चली गया उसमें एड टू कार्ड में, फिर उसने कौन सी सर्विस यूज करी? एड टू कार्ड के बाद चेकआउट करी, पेमेंट कर दी 2। तीसरे नंबर पे शिपमेंट, चेकआउट के बाद शिपमेंट चल जाएगी पक्का? कितने लोग कह रहे हैं चेकआउट के बाद शिपमेंट? अरे डरने की जरूरत नहीं है, क्यों डरते हैं आप? चेकआउट के बाद शिपमेंट कितने लोग कह रहे हैं? हिम्मत से बोले। अभी हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चेकआउट के बाद शिपमेंट नहीं चलेगी? चेकआउट पेमेंट एक ही हो गई ना, एक ही है। चेकआउट होगा तो शिपमेंट होगी ना भाई, सही बात है ना? अब मैं आपको चेकआउट का रूल बता रहा हूँ। मैंने चेकआउट पे क्लिक करा, कार्ड की डिटेल डाली, पैसे प्रोसेस हुए, कार्ड ने बोल दिया ओके, बैकग्राउंड पे पैसे चार्ज हुए और वो पैसे कंपनी के अकाउंट में नहीं पहुंचे, फेल हो गए। आपने तो चेकआउट के बाद शिपमेंट करवा दी, पैसे तो गए नहीं। आर्किटेक्चर सोचते हुए ना ये चीजें माइंड में रखनी, ये मैं आप लोगों को इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ। चेकआउट के बाद शिपमेंट है, लेकिन एक कंडीशन है कि पेमेंट सक्सेसफुल होनी चाहिए, समझ लें? आर्किटेक्चर डिस्कस करते हुए ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन। चेकआउट के बाद आपने बोला कि पहले क्या हुआ, मेरे एड टू कार्ड के बाद तो चेकआउट है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है ना, इसमें भी कंडीशन है कि एड टू कार्ड जो है सक्सेसफुल हुआ, पीछे स्टॉक है, चले ये वाली कंडीशन तो डिफॉल्ट कंडीशन, जाहिर सक्सेसफुल हुआ। चेकआउट के बाद जो आपने शिपमेंट, आप मतलब आपके पास पहले से सप्लाई थी, आपने एड टू कार्ड करवा लिया, फिर आपने चेकआउट करवाया, चेकआउट के बाद आपने किस चीज का वेट करना है शिपमेंट से पहले? पेमेंट के सक्सेस होने का। तो पेमेंट की डिटेल लेवल पर आए कितना स्टेप होंगे? पहले पेमेंट इनिशिएट हुई, पेमेंट प्रोसीड हुई, और फिर
पेमेंट का स्टेटस आया कि सक्सेस हो गई, ठीक है। और पेमेंट प्रोसेस हुई, इनिशिएट हुई, पेमेंट इनिशिएट हुई, प्रोसेस हुई और सक्सेस हो गई। क्या एक पेमेंट सर्विस में सिर्फ यही 3 काम होते हैं? आप लोग सब रियल वर्ल्ड दुनिया से कनेक्ट करते हैं, कोई भी ऐसा वक्त नहीं बैठा हुआ जिसने कभी कुछ देखा ही ना हो कि पेमेंट कैसे होती है। आप अपने दिमाग से बताएं क्या ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट है? पेमेंट में सिर्फ इतना ही काम होता है? कितने लोग कह रहे हैं यस इतना ही होता है? सर रिसिप्ट भी तो होती है, क्या होता है? रिसिप्ट भी तो होनी चाहिए। रिसिप्ट बताएं बताएं क्या होता है इसके अलावा? रिसिप्ट अगर आपकी पेमेंट हुई है तो आपको उसकी रिसिप्ट भी तो रिसीव होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो सक्सेस का स्टेटस आ गया ना। अभी तो हम एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे उसी पे कह रही हूँ कि सक्सेस हुई तो वो भी स्टेप हो हैं। गया हो गया ना, तीनों स्टेप होगा। मुझे ये बताएं, कोई भी पेमेंट सर्विस आप लिख रहे हैं, आप डेवलपर हैं, आर्किटेक्चर आपने बनाया, आपने पेमेंट सक्सेस का स्टेटस दिखा दिया, क्या इतना काफी है या कुछ और भी है? सर अकाउंट फॉल बैक क्या होगा? फॉल बैक बिल्कुल, चले एक फॉल बैक होगा। आपका नाम? फातिमा के लिए प्लीज, उन्होंने बहुत एक्यूरेट आंसर दिया। फॉल बैक का मतलब होता है डिफॉल्ट आंसर, कुछ ना हो तो फॉल बैक आ जाए। और फॉल बैक से हम क्या बचा लेते हैं? फॉल बैक कहाँ पे काम आ रहा है हमारा? अभी हमने कुछ डिस्कस करा था इस टॉपिक से पहले, क्या हम ट्रिप कर रहे थे? सर्किट जब ट्रिप कर रहे थे तो हम बदले में जवाब क्या दे रहे थे? फेल फास्ट तो था, लेकिन जो मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आया, अगर मेरी सर्विस पे कोई रिक्वेस्ट लेकर आया, मेरी सर्विस का सर्किट ब्रेक जो है ब्रेक हुआ है, मतलब मेरी सर्विस जो शट डाउन हो गई, तो मेरी सर्विस का कोई जवाब नहीं देगी, खामोश रहेगी। वो नॉट अवेलेबल क्या होगा? अभी क्या नाम बताया उन्होंने? फातिमा ने? फॉल बैक क्या होगा? कितने लोग दोबारा रिपीट करें क्या होगा? फॉल बैक। सही है, वो नॉट अवेलेबल है, उसी को हम फॉल बैक बोलेंगे ना। अब आपने कहा एक और फॉल बैक बताया उन्होंने, बिजनेस वाला। बिजनेस यूज केस क्या है कि पेमेंट फेल हो जाए तो फेलियर क्या हो रहा है। वैसे पेमेंट फेलियर का मैसेज होगा, फॉल बैक में नहीं आएगा, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं हम। एक तरह के बातचीत में वर्ड आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बात सही। तो हमारे पास पेमेंट की नहीं कितनी चीजें होगी? पेमेंट इनिशिएट, पेमेंट प्रोसीड, फिर स्टेटस आया या तो सक्सेस या तो फेल। 4 चीजें हो गई। आएंगी 3, चलेंगी 3 ना, या तो फेल चलेगा सक्सेस, 3 चलेंगी। क्या पेमेंट के लिए इतना काफी है और भी कुछ है? ठीक है, आपने बताया सही है, लेकिन बिजनेस यूज केस मैच नहीं करा। मैं रिपीट करता हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी जब कस्टमर ने एड टू कार्ट करा, मोबाइल स्टॉक में थे। जब कस्टमर ने एड टू कार्ट करा, इस मोबाइल का एक प्राइस था। जब कस्टमर ने पेमेंट करी, पेमेंट हो गई। अब क्या हुआ? जो मेरे स्टोर से ये मोबाइल निकल के कस्टमर के पास जाएगा। अगर मेरे पास स्टोर में मोबाइल खत्म हो गए या कोई मसला आ गया, आउट ऑफ स्टॉक, कोई भी फॉल्ट हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको रिफंड करना होगा। तो मेरे पास एक पेमेंट में रिफंड का ऑप्शन भी होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे प्रोसेस को, एक किसी भी कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? रिपीट करें। ट्रांजैक्शन मतलब स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रोसेस। और जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस होता है, ये कहीं पर भी स्टक होता है, मतलब रुक जाता है, फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रोल बैक। क्या करते हैं? रोल बैक को रिपीट करें दोबारा। रोल बैक दोबारा बताएं क्या होता है? आवाज नहीं आ रही मुझे। रोल बैक क्या है? ये ट्रांजैक्शन में किसको कह रहा हूँ? आपने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, आपने जब पेमेंट प्रोसेस करी, तो जो जो ऑप्शन वहाँ पे हुए, प्रोडक्ट इन्वेंटरी से निकली, बाहर आई, पेमेंट चार्ज हुई, दूसरा काम, पेमेंट का स्टेटस आया, तीसरा काम, प्रोडक्ट जो बाहर आई थी वो आगे अप्लाई हुई, चौथा काम। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस फेल होता है तो हर चीज़ वापस जाएगी। जो चीज़ अपनी जगह से निकली थी वो वापस अपनी जगह पे जाएगी। जो पैसे कस्टमर के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आए थे, मर्चेंट के अकाउंट में आए, तो वापस उसके अकाउंट में जाएंगे। हर चीज़ बैक होगी। तो अगर मैंने कोई यहाँ पे प्रोसेस बनाया, पहले आप आए, फिर आप आए, आप ये करें, आप ये करें, मैंने आप लोग फ्री ड्यूटी लगा दी। तो पहले आप आए, आपने अपना काम करा, फिर ये आए, इन्होंने अपना काम करा, फिर ये आए, ये आए, ये आए, आखिरी काम उनका था। दरमियान में आपका वाला काम खराब हो गया,
अब क्या करना, आप अपना काम रिवर्ट करोगे, वापस लेके जाओगे, फिर आपके जो पहले वाला था ये वापस लेके जाएंगे, सब अपना काम वापस करेंगे। तो इस जो पूरा प्रोसेस था उसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन स्टार्ट से एंड तक। कहीं भी कोई खराबी हुई तो हम चीज़ों को वापस बैक करेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन रोल बैक। क्यों करेंगे हम ये? अगर आप एटीएम पे गए, आपने एटीएम से पैसे निकाले तो रिकंसाइलेशन होता है और रीइंटेंसी होता है। सॉरी, रीइंटेंसी क्या होता है कि आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपके अकाउंट से क्या हुआ, पैसे डिडक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे डिडक्ट हो गए लेकिन एटीएम ने पैसे बाहर नहीं निकाले। या आपने किसी को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर मारे, मतलब पैसे भेजे, आपके अकाउंट में डिडक्ट हो गए लेकिन उसके पास नहीं पहुंचे, ठीक है, कुछ भी मजा हो सकता है, नहीं पहुंचे तो क्या होगी, ट्रांजेक्शन क्या होगी, पास हो गई, फेल हो गई, पैसे तो कट गए थे आपके, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो क्या होगा, जो आपके पैसे कटे थे वो आपको वापस मिलेंगे, रोल बैक क्या हो जाएगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हो, आपने ट्रांजेक्शन और रोल बैक पर फोकस करना होता है कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कहीं पे रुका तो वापस सब चीजें बैक होंगी। अब वापस आता है प्रोसेस में, पहले क्या करा हमने, एड टू कार्ट, दूसरे नंबर पे चेकआउट करा, तीसरे नंबर पे अगर चेकआउट सक्सेस आया, दरमियान में क्या हो गया, वेट, चेकआउट सक्सेस का वेट है, सही है। चेकआउट जैसी सक्सेस आया, क्या हुआ, शिपमेंट, शिपमेंट जब पहुंची, 3 काम हो गए हमारे। दरमियान में 20 वाली सर्विस भी चलिए तो वो हम पार्ट बना लेते, अभी 3 ही रख लेते, कोई मसला नहीं है, डिस्कशन सही है। अब ये जो कोड है, अब मैं मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे टॉपिक एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डॉकर भी पढ़ना है, आपने दिमाग खोल के ये सारी बातें सुननी है। ये सारे लेक्चर जो इस वक्त मैं दे रहा हूँ, बिलाल भाई का 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझसे बहुत ही ज़्यादा है, डबल ट्रिपल, ठीक है। और आप लोग खुश, मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि लक है आप लोगों को ऐसे टीचर मिले हैं। तो बिलाल भाई का 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझसे बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने अपने करियर में अगर 6 चीज़ें देखी तो बिलाल भाई ने 16 चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। तो अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हो, जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये आर्किटेक्चर लेवल का टॉपिक होता है। सिर्फ इस डिस्कशन में जो आप और मैं कर रहे हैं, इस पर करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, डिपेंड ऑन करियर होता है, कुछ लोग जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ लोग एक ऑन एन एवरेज लोग 6 या 7 साल एक्सपीरियंस के बाद इस लेवल पे पहुंचते हैं कि ये वाली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, मतलब इस तरह की बातचीत शुरू करते हैं। उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होती है, हो क्या रहा है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। तो आप लोगों को अभी हम इसलिए टाइप दे रहे हैं ताकि आप फास्ट ग्रो करें, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो, आप पढ़ रहे हैं तो पीछे कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, इसी ने डिस्कस कर। अभी क्या है, हमारा कोड किस में लिखा हुआ, पाइथन। पाइथन का जब भी माइंड में आ जाए फंक्शन, पाइथन का फंक्शन आना चाहिए आपके माइंड में, वो फंक्शन ही है जो रन होता है एट द एंड। तो अब मुझे ये बताइए, जो आपने पाइथन का कोड लिखा है सारी सर्विस का, ये एक ही कोड है, एक ही पाइथन का कोड है, मतलब कोड बेस की बात कर रहा हूँ, पूरे सारी फाइल और फोल्डर एक ही प्रोजेक्ट है। कितने लोग कह रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट है पाइथन का? मैं दोबारा बता रहा हूँ, हैंडोस खुल के कह रहे हैं, कोई गलत होने दे। आप लोग गलत बोल के हैंडल्स करेंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छा ट्रिक करेंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह पढ़ाई होती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं एक ही कोड बेस है मेरा पाइथन का, क्योंकि आप लोग डेवलपमेंट करते हैं? बिल्कुल हाँ, सही बात है, एक ही कोड बेस है, इसमें क्यों घबरा रहे? एक ही कोड बेस है ना, मैंने पाइथन का कोड लिखा, पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एक ही कोड बेस है ना भाई, उसमें पेमेंट भी है, उसमें शिपमेंट भी है, ये भी है, वो भी है, चेकआउट भी, सब कुछ है। अभी जो एक ही कोड बेसिस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको प्रॉब्लम 4 से 5 डिफरेंट बताऊंगा जिनका ताल्लुक अलग अलग चीज़ों से होगा। वो सारी प्रॉब्लम को कंबाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक मैं वर्ड बता रहा हूँ, टीम वेलोसिटी। क्या वर्ड है? टीम वेलोसिटी। दोबारा, मुझे आवाज सही नहीं आ रही, क्या वर्ड है? टीम वेलोसिटी। टीम वेलोसिटी क्या होती है? कि आपकी टीम बनाई मैंने 10 लोगों की, मैंने आप लोगों को कोई स्प्रिंट दिया, हमारे उसमें स्प्रिंट होता है, मतलब टास्क बोलते थे आसान जबान में, सबको टास्क दिए, सारे टास्क मिला के स्प्रिंट हो गए 15 दिन का, भाई 15 दिन में ये सारे टास्क कंप्लीट करने, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी टीम ने 15 दिन में वो काम कंप्लीट कर लिया। अब जितना आपकी टीम ने काम कंप्लीट कर लिया, हमको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टीम वेलोसिटी। अगर आपकी टीम ने काम कम करा तो वेलोसिटी कम है, काम अच्छा करा तो वेलोसिटी ज़्यादा है, काम बहुत ही देर से कर दिया तो वेलोसिटी बहुत ही बेकार है। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे होते हैं तो इतनी बड़ी जो हायरार्की बनाई जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्टर, डेवलपर, लीड, टीम लीड,
पूरा जो प्रोसेस बनाया जाता है इसके अंदर एक मेजर टारगेट होता है टीम वेलोसिटी का भी, कि टीम जो है अपने टाइम में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे कम टाइम में। तो टीम वेलोसिटी हम कैसे बढ़ाएं? अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अभी जो हमारा प्रोजेक्ट था पाइथन का, एक ही प्रोजेक्ट था जिसमें सारी चीजें थी। एग्री कर रहे हैं? पीछे वाले लोग एग्री कर रहे हैं हम लोग? अब ये तो एक प्रोजेक्ट था। अब आप इमेजिन करें आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक कोड बेस है, उसमें ये सारी सर्विस लिखी हुई है। अब आपने माइंड में आ रहा होगा यार एक पैकेज ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे इतना सारा कोड होगा। सोचते ही कोड बहुत सारा माइंड में आ रहा होगा। क्या आपके माइंड में एक ही फंक्शन आया, बहुत सारे फंक्शन है? बहुत सारे फंक्शन है। मतलब अभी से आपका माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगा। सिर्फ यही सोच के मेरा कोड बेस कैसा होगा, अभी तो आपने देखा नहीं है। तो अभी आपने इमेजिन करा तो आपने कहा ये तो इतनी सारी चीजें उलझी हुई, क्लियर पिक्चर नहीं है आपके माइंड में। तो इसमें क्या होगा, टीम वेलोसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और टीम जो वर्किंग कर रही है, टीम का जो प्रोजेक्ट है, भाई आपने काम करा पेमेंट सर्विस पे, आपने काम करा शिपमेंट सर्विस पे, आपने काम करा ऐड टू कार्ट पे। अब आप डिपेंडेंट कहीं पे उनके हो, कहीं पे डिपेंडेंट आपके हैं, वो आपके आप भी परेशान हो, वो भी। आपको उनका कोड नहीं पता करने की जरूरत नहीं है, उनको आपका नहीं पता। कोई खराबी होती है आप उनको बोलते हो, उनके पास कोई खराबी होती है वो आपको बोलते हो। कोड बेस आप सोचते हो तो आपके माइंड में अपना कोड तो आ जाता है, उनका कोड आप सोच ही नहीं सकते, क्यों सोचोगे? और एक कॉम्प्लेक्सिटी में एक माइंड जा रहा है, इसमें टीम वेलोसिटी डाउन होती है। और जब मैंने रेजिलियंस कहा था, रेजिलियंस का मतलब होता है क्विक रिकवरी। मतलब खराबी आई, कोई बात नहीं, खराबी आने से पहले ही हमें उसका पता लग गया और हमने उसको फौरन रिकवर कर लिया, इसका हम रेजिलियंस बोलते हैं। तो ये जो एक प्रोजेक्ट है इसमें रेजिलियंस तो ला ही नहीं सकते। कैसे ला सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा। खराबी आने से पहले खराबी का बताओ, यहाँ तो बनाते वक्त ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। एक बार आप लोग रिपीट करेंगे, क्या है माइक्रो सर्विस? माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस वाइज अपनी सर्विस को अलग अलग बनाओ। मतलब आपकी अभी अगर मेरे पास एड टू कार्ट है, एड टू कार्ट का प्रोजेक्ट अलग होगा, सर्विस अलग बनेगी, अलग डेवलप होगी, उसका कोड बेस अलग होगा। आपने शिपमेंट बनाई थी, शिपमेंट का कोड बेस अलग होगा, सही है। आपने हेड टू कार्ट, शिपमेंट और तीसरे नंबर पे क्या थी हमारी पेमेंट, चेकआउट। आपने चेकआउट बनाई, चेकआउट का कोड अलग। तीनों प्रोजेक्ट डिफरेंट अलग अलग बने। इसमें एक फायदा होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, टीम की नहीं बढ़ेगी। अब आपके माइंड में अगर एड टू कार्ट का एक ही फंक्शन है तो आपके माइंड में एक ही फंक्शन आ रहा होगा, उनके पास चेकआउट मतलब शिपमेंट का एक फंक्शन है, उनके माइंड में फंक्शन आ रहा होगा, या आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मतलब कितना क्लियर स्ट्रक्चर है। अभी आप इमेजिन करें आपके पास सिर्फ एड टू कार्ट का कोड बेस है, आप अपना माइंड में इमेजिन करें कोड बेस कैसा होगा। सिंपल नजर आ रहा है? कितना सिंपल आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जो सारी चीजें एक साथ आती हैं आपने सिर्फ इमेजिन करा कितना कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था। तो सिर्फ थिंकिंग में ही कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस एक ही सर्विस से अचीव हो रहे हैं। हमने क्या करा, हर बिजनेस का अलग क्या बना दिया, सर्विस बना दिया। इसका हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो सर्विस। पहले वाला क्या था, मोनोलिथिक। क्या था, दोबारा बताएं, पहले वाला क्या था, मोनोलिथिक। रिपीट करें, मोनोलिथिक। पहले वाला मोनोलिथिक, दूसरा वाला माइक्रो सर्विस। अभी लेकिन आर्किटेक्चर का एक रूल अपने माइंड में बिठा लें हमेशा के लिए। आर्किटेक्चर, अगर मैं आपको आज कोई आर्किटेक्चर बता रहा हूँ या सर आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है वो पत्थर में लकीर हो हर जगह वैसी चले। ये आर्किटेक्चर का पहला रूल है। अगर आपने कोई किताब उठाई आर्किटेक्ट की, किताब में लिखा हुआ है ये काम ऐसे करो, जरूरी नहीं है कि हर बार वो काम वैसे ही। आर्किटेक्चर टाइम टू टाइम अपडेट होता है। आर्किटेक्चर डिपेंड होता है टाइम पे। किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइम पे डिपेंड होने का मतलब क्या है, कौन बताया? बिल्कुल, दो चीजें होती हैं टाइम में, होती तो मल्टीपल है। एक चीज तो ये हो गई कि करंट हमारे पास चीजें क्या क्या है, इस वक्त हमारे पास क्या मौजूद है, डिपेंड करता है ना भाई। दूसरे नंबर पे इस वक्त टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री क्या चल रही है, क्या नई रिक्वायरमेंट आई है। तो आर्किटेक्चर हमेशा डिपेंड ऑन होता है, आर्किटेक्चर कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। मैंने आपको माइक्रो सर्विस बताया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बिजनेस सेलेक्ट करो। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट पे माइक्रो सर्विस फिट ही ना हो। अभी मैंने बताया मोनोलिथिक की प्रॉब्लम्स, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट है मोनोलिथिक की प्रॉब्लम की बजाय जो उसकी अच्छाइयां वही काम आ रही हो आपको, दोनों हो सकती हैं।
इसीलिए थोड़ी देर पहले माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक से भी पहले मैंने एक बार डिस्कस करा था कि पाइथन में जो अलग अलग सर्विसेज होंगी वो क्या बेस होंगी, मॉड्यूल बेस। क्या था, दोबारा रिपीट करें। ये जो मॉड्यूल बेस है ना, ये है आपका प्रोग्रामिंग का वो तरीका जो सदाबहार है, जो कभी खत्म नहीं होना। अजान का हम बैठ करते हैं। फेल फास्ट, फेल फास्ट, फॉल बैक, माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक, रोल बैक, ट्रांजैक्शन, सही है, ट्रांजैक्शन रोल बैक, टीम वेलोसिटी और माइक्रो सर्विसेज हो गई, माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक हो चुका है। और मॉड्यूल बेस, कोड बेस, बताएं 12 हो चुके हैं अभी, 16 हो चुके हैं बोलिए। सर 11 नहीं 12 तो हो चुके हैं। और बताएं, सर हो गए। वो सब तो प्रोग्रामिंग के टॉपिक था। सर्किट ब्रेकर किसी ने नाम ही ले लिया। 13 हो गए। और वो भी हमने मॉड्यूल बेस से चले डिस्कस किया। हो गया। लोड बैलेंसर 14 हो गए। और हमने बातें करते करते 14 14-15 वर्ड ने डिस्कस कर लिए। चले वापस आते टॉपिक पे। लास्ट हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल बेस की बात कर रहे थे। अब मुझे ये बताएं हायरार्की 3 टियर की क्या बनती है। आपके सामने मैं नजर दिखा रहा हूँ 3 टियर आर्किटेक्चर। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, ठीक है। ये जो बिजनेस की बात हो रही थी, पेमेंट सर्विस, शिपमेंट सर्विस, एड टू कार्ट, ये बिजनेस फ्रंट एंड पे लिखा जाता है या बैक एंड पे लिखा जाता है? कहाँ लिखा जाता है? बैक एंड के ऊपर लिखा जाता है। फ्रंट एंड सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन देता है, मतलब यूजर से कनेक्ट करवाता है। तो बिजनेस कहाँ पर होता है? बैक एंड पे, जिसको बोलते हैं लॉजिक टियर। लॉजिक मतलब जहाँ पर किसी ने कोई लॉजिक बनाई हुई, मंतक बनाई हुई है। ये तो दरमियान वाला टियर है, जिसको आप बैकएंड बोलते हैं, इसको आप सर्वर बोलते हैं, इसको आप डोमेन बोलते हैं, डोमेन मतलब बिजनेस डोमेन, इसको आप लॉजिक बोलते हैं, या आप इसको एपीआई बोलते हैं। आपके लिए ये जो दरमियान वाला है, ये सबसे मेजर है, जिसने सारी चीजें डिसाइड करनी है। लॉजिक इसके पास है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। फास्ट एपीआई से हम ये लिखते हैं जो हमने फास्ट एपीआई करी। उसके साथ एक और टियर है डेटाबेस का। इसका क्या काम है? ये तो बिजनेस वाला सर्वर है, लॉजिक है, ये अपना डेटा परसिस्ट करता है, मतलब सेव करता है डेटाबेस में। सही है। क्यों डेटाबेस में कुछ सेव करता है? क्योंकि रिकॉर्ड जो है हमें मेंटेन करने होते हैं। अगर मेरी किसी ने मुझसे कुछ सामान खरीदा, मुझे रिकॉर्ड रखना है। ऐसा नहीं है कि उसी वक्त मुझे पता है तो क्या बिका उसके बाद पता ही ना हो। रिकॉर्ड मेंटेन करने सीनियर डेटाबेस सर्वर के साथ हमेशा होता है कि सर्वर अपना रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करता है? डेटाबेस। ये तो डेटाबेस होता है, ये किसके थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है? इसके सॉफ्टवेयर के नाम क्या है, इसके मैनेजमेंट सिस्टम के नाम क्या है? पोस्टग्रेस, मायस्क्यूएल, अभी हम जो अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला है? नियॉन। पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस एक्चुअली में क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पोस्टग्रेस क्या है? एक मिनट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। क्या है पोस्टग्रेस? इतनी सारी चीजें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो पोस्टग्रेस है वो डेटाबेस है या पोस्टग्रेस के पास डेटाबेस है? पोस्टग्रेस के पास। तो ये एक पोस्टग्रेस आपने अपने पास इंस्टॉल करा, मतलब मैं अपने कंप्यूटर में पोस्टग्रेस इंस्टॉल करा, तो वो एक डेटाबेस हो गया। वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसमें डेटाबेस बनाओ। आप उसमें डेटाबेस बनाओ, आप उसको इस्तेमाल करो। अभी तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको चलने के लिए क्या क्या चाहिए होता हो?
कंप्यूटर चाहिए होता होगा, कंप्यूटर ये चाहिए होगा ना, अगर मैं अपने पास डाउनलोड करूँगा उसको कंप्यूटर, रैम, ये चीज़ें चाहिए होंगी। अब मुझे ये बताएं कि हम अपनी वेबसाइट जब बनाते थे तो हम उसको वर्सल पे क्यों होस्ट करते थे? क्या रीजन थी वर्सल पे ले आने की? लैपटॉप में होना काफी क्यों नहीं था? ताकि हम डिप्लॉयमेंट वर्सल पे करें और वर्सल पे जो भी एक्सेस करना चाहे वो वर्सल के थ्रू एक्सेस करता है। ये तो डेटाबेस है, अगर मैं अपने पास लोकल पे इंस्टॉल करूंगा तो मेरी डेवलपमेंट की हद तक सही है, लेकिन इसी डेटाबेस को जब मुझे एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना होगा जो चल रही होगी तो मुझे कहाँ चाहिए? क्लाउड पे। अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक कहाँ चाहिए? क्लाउड पे चाहिए। तो हम नियॉन पे क्यों जाते हैं? वो क्लाउड, क्योंकि नियॉन ने पोस्टग्रेस अपने पास क्लाउड पे रखे हमें प्रोवाइड कर दिया, उसको हम उसके पे करते हैं, अभी हम फ्री टियर यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी हमें नियॉन पे पोस्टग्रेस का मिला हुआ है, इसके अंदर हम डेटाबेस बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें एक मिलता है डेटाबेस पोस्टग्रेस का, फिर हम उसमें कितने चाहे बनाते हैं। और उस डेटाबेस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो टेबल वाला होता है जिसमें रो और कॉलम में डेटा रखा हुआ है। ठीक है, ये जो डेटा होता है ये कौन ऑन करता है? ये किसके एक्सेस में होता है? आपके बिजनेस टियर के, मतलब सर्वर वाले, डोमेन वाले, जो सेंटर वाला आपका। लेकिन फिर ये फ्रंट एंड वाले का काम क्या है? प्रेजेंटेशन फ्रंट एंड वाले का काम ये है कि वो इस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और सर्वर इसके सवाल के जवाब देगा या इसकी प्रेजेंटेशन शो करेगा। तो फ्रंट एंड जो है लिस्ट दिखाने के लिए इन्वेंटरी में क्या डेटा है, फ्रंट एंड देगा डेटा किससे? बैकएंड की एपीआई से। बैकएंड ने डेटा कहाँ प्रोसेस करा हुआ है? डेटाबेस में। तो फ्रंट एंड बैकएंड से कांटेक्ट करेगा कि उसको चाहिए क्या क्या डेटा, वो बैकएंड से लेता रहेगा और अपने पास प्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज कहाँ चल रही है, डेटाबेस का सर्वर कहाँ पे चल रहा है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। या अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मेरे पास लोकल पे, अगर मैंने इंस्टॉल करा हुआ, अगर या तो अगर मैंने नियॉन पे लिया हो तो नियॉन पर, या जहाँ पर भी डेटाबेस का सर्वर रखा हो। ये तो सर्वर दरमियान वाला ये कहाँ चल रहा होता है? ये भी इसी तरह किसी न किसी सर्वर पे चल रहा होता है जहाँ पर मैंने उसको डिप्लॉय करा है। जिस जगह पे भी मैं डिप्लॉय करूँगा उसके सर्वर पे चल। लेकिन जो फ्रंट एंड है ये कहाँ चल रहा होता है? सिस्टम में, कहाँ चल रहा होता है? यूजर के सिस्टम में, क्लाइंट की डिवाइस के अंदर कहाँ चल रहा होता है? क्लाइंट की डिवाइस में। ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है? क्लाइंट की डिवाइस में चल रहा होता है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? आप ये तो नहीं बोलेंगे व्हाट्सएप पे चल रहा हो, व्हाट्सएप पे है क्योंकि क्लाइंट डिवाइस में व्हाट्सएप से ही उड़ के आगे कैश होता है। जो चीज आप पेज पे क्लिक करते हैं अगर वो पेज क्लाइंट की डिवाइस में नहीं तो व्हाट्सएप से डाउनलोड हो जाता है, गेट हो जाता है। लेकिन एक्सेस कहाँ से हो रहा है? क्लाइंट की डिवाइस। अब ये जो बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट कहाँ से मिलती है सर्वर को? क्लाइंट की डिवाइस से। क्या रिक्वेस्ट आती है कि मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट शो करो। सर्वर क्या करता है? प्रोडक्ट की लिस्ट उसको दे देता है, वो शो कर देता है। क्लाइंट की डिवाइस से सर्वर पे क्या रिक्वेस्ट जाती है कि प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करो। तो सर्वर में वो एड टू कार्ट हो जाती है, डेटाबेस में अपडेट कर देता होगा या अपने पास अपने कैश करा होगा। क्लाइंट की डिवाइस से क्या जाती है कि पेमेंट करो, ये यूजर की डिटेल है, सर्वर उसकी पेमेंट करके आगे प्रोसेस कर दे। अभी तक ये था। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था? हमारा एक ही प्रोजेक्ट है। क्या है हमारा? कौन सा वाला? बैकएंड का। उस एक ही प्रोजेक्ट में कितनी सर्विसेज हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं? एड टू कार्ट का मॉड्यूल है, पेमेंट का मॉड्यूल है, शिपमेंट का मॉड्यूल है। अभी 3 रख लेते हैं। अभी तो आधी बातें समझ अब नहीं है, आधी इस यही नहीं हुआ अभी तो। मॉड्यूल को हम नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है माइक्रो सर्विस पे हम क्या करेंगे? हम पेमेंट का कोड अलग लिखेंगे, उसकी सर्विस अलग बनाएंगे, उसका डेटाबेस अलग होगा। हम लोग शिपमेंट की सर्विस अलग बनाएंगे, शिपमेंट का डेटाबेस अलग होगा। जो जो हम डोमेन बनाते जाएंगे उसका डेटाबेस अलग होगा। फिर हम क्या करेंगे? पेमेंट हो गए, शिपमेंट हो गए, एड टू कार्ट की सर्विस बनाएंगे, उसका डेटाबेस अगर जरूरत है तो अलग रखेंगे, अगर जरूरत नहीं, डेटाबेस सेपरेट रखिए। माइक्रो सर्विस का रूल है। करते हैं ना, बात करते हैं ना। अब हमने क्या करा? हमने माइक्रो सर्विस को फॉलो करा और अपनी सर्विसेज मतलब डोमेन लेयर में ब्रेक करके अलग अलग बनाई। अब मुझे बताएं हमारे पास कितने सर्वर हो गए? अभी 3। कितने डेटाबेस हो गए? जितने सर्वर उतने डेटाबेस।
क्योंकि हम माइक्रो सर्विस की बात कर रहे हैं। माइक्रो सर्विस अपने डेटाबेस को इंडिविजुअली रखेगी, वो दूसरे डेटाबेस के साथ मर्ज नहीं करेगी। समझ रहे हैं? उसकी एक रीज़न है, तो बहुत छोटी सी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी डेटाबेस से अभी आप कनेक्ट करें ना, आप अपनी एप्लीकेशन लाइव करें। जैसे आप एप्लीकेशन लाइव करेंगे ना, आपके पास थ्रेड पूल का इशू आता है, डेटाबेस के कनेक्शन पूलिंग का इशू आता है। कनेक्शन पूलिंग पता है क्या होता है? डेटाबेस सर्वर जब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाता है ना, तो वो लाइव कनेक्टिविटी बनाता है। डेटाबेस उस कनेक्टिविटी को अपने पास स्टोर करता है कि ये सर्वर है जिसने अपने मुझे कनेक्ट करना है, तो उसकी ना एक लिमिट होती है। अगर सर्वर ने मतलब सर्वर का कनेक्शन का मतलब है मैंने आपको कॉल मिलाई, अब आपके पास कैपेसिटी है कि एट अ टाइम आपको लोग 10 लोग कॉल कर सकते हैं, या आपने अपना मोबाइल स्मार्ट वाला ऐसा रखा हुआ कि 10 कॉल एक साथ आ सकती, सही है, 11 भी नहीं आ सकती। अब किसी बंदे ने कॉल मिलाई, काम ही नहीं है, ऐसी लगती, तो वो तो नुकसान कर रहा है ना आपका। वो दूसरा 10 से ज़्यादा आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते। हो सकता है डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 200 कॉल अलाउ, 200 से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। अब आपने पीछे 100 माइक्रो सर्विस बना दी, अब हर माइक्रो सर्विस अपना कनेक्शन किसके साथ बना रही है? डेटाबेस के साथ। तो पहली बात तो आपने से उसकी कनेक्शन पूल ही खत्म कर दिया, फिर कोई कनेक्शन आपका एडिशनल क्रिएट हुआ बन नहीं हुआ, आपका डेटाबेस ही गायब हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से ये चीज़ अच्छी नहीं है कि एक ही डेटाबेस को इतने सारे लोग कनेक्ट कर दें। मैंने अगेन बताया आर्किटेक्चर किस पर डिपेंड करता है? टाइम पे, कि उस वक्त उस टाइम पर क्या डिसीजन लिया जा रहा है जो फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, आर्किटेक्चर को टाइम ये नहीं कहते ना कि आज जो हो रहा है बस वही है। आर्किटेक्चर फ्यूचर का सोच के बनाते हैं, वरना आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है अगर फ्यूचर का ही ना सोचे। मैंने क्या कहा, आर्किटेक्चर जब बना रहे होते हैं तो वो उस वक्त के सराउंडिंग के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन ये लिया जाता है कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, तो उस हिसाब से हम चलें। लेकिन आर्किटेक्चर कभी फिक्स नहीं हो सकता, किसी किताब में लिखी हुई फिलोसफी नहीं हो सकती आर्किटेक्चर। इवन जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह पे फिट हो। आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन, इसीलिए आर्किटेक्चर के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड होती है, डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है, एक्सपीरियंस लोग रिक्वायर्ड होती है। अभी हमने क्या करा, बिजनेस लॉजिक अलग अलग ब्रेक कर दी, इससे हमारे पास रेजिलियंस आ गई। कैसे आई रेजिलियंस? अब मुझे बताया जो फॉल बैक आपने लगाया था, अब अगर पेमेंट सर्विस फेल होगी तो कितनी सर्विस चल रही है हमारे टोटल? फेल कौन सी होगी? एक होगी। बाकी दो चलती रहेंगी या वो भी बंद हो जाएंगी? बाकी दो चलती रहेंगी, क्योंकि जब आप माइक्रो सर्विस बनाते हैं तो आप एक और चीज की श्योरिटी रखते हैं कि चेन फेलियर नहीं होना चाहिए। चेन फेलियर पता है क्या होता है? एक गिरा एक के साथ सब गिर गए, उसको चेन फेलियर बोलते हैं। कोई भी चीज चेन में नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज हो। ये आर्किटेक्चर का एक और रूल होता है कि चेन रिएक्शन, मतलब कोई भी चीज चेन बेस चल रही है तो आप उसको रोको। चेन क्या होता है? एक चीज खराब हुई उसने सबको खत्म कर दिया। रेजिलियंस कहां से लाएंगे? रेजोल्यूशंस कहां से लाएंगे? अगर सिर्फ पेमेंट सर्विस में खराबी आई है तो पेमेंट सर्विस को हम क्या कर देंगे? क्या बताया था अभी, क्या करेंगे? फॉल बैक दे देंगे। फॉल बैक देने के लिए क्या करेंगे? हम ट्रिप कर देंगे, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और वो क्या दे देगा? पेमेंट सर्विस नॉट अवेलेबल। तो क्या होगा? कभी भी जो हमारा सर्वर है वो पेमेंट सर्वर को रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। जब पेमेंट सर्वर को रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी तो क्या होगा? वो तो अवेलेबल ही नहीं है, बात खत्म। अब जो बाकी जो दो लोग हैं वो अपनी जगह, भाई शिपमेंट चल रही है और हेड टू कार्ड चल रहा है, पेमेंट नहीं चल रही, क्या करें? कोई आगे उसको सही करेगा और ना कोई तरीका निकालेगा, लेकिन नहीं चल रही तो नहीं चल रही। कभी भी रेजिलियंस का या फॉल बैक का या ऑटो मतलब करेक्शन का मतलब आप ये नहीं समझना कि पेमेंट सर्विस अगर फेल हो जाए तो पेमेंट होती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। पेमेंट सर्विस फेल मतलब पेमेंट सर्विस का एरर आना चाहिए, पेमेंट सर्विस फेल, भाई इसको करेक्ट करेंगे ना, सही करेंगे। ये अपन आर्किटेक्चर में कभी नहीं सोचना कि एक सर्विस फेल हो गई तो दूसरी सर्विस उसकी जिम्मेदारी उठा ले, ये नहीं सोचना। तो जिसका काम है काम उसी को करते हैं। ये होगा कि उसके फेल होने से बाकी फेल ना हो, बाकी चलते हैं। ये आपके कोड में रेजिलियंस, ये आपके कोड में जो रेजिलियंस है, इससे क्या फायदा? टीम वेलोसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना। हर टीम अपने डोमेन में काम करे, कोई नया डोमेन फ्यूचर में अलग सर्विस लिखेंगे, बाकी सर्विस उसको कॉल करेंगी और वो कॉल करते वक्त क्या लेंगी? फॉल बैक भी लेंगी। अगर खराबी आ जाए तो फॉल बैक आ जाएगा, फॉल बैक को शो कर देंगे पेमेंट सर्विस अवेलेबल है। सही है। अब हम वापस आते हैं, अभी जो हमने आर्किटेक्चर डिस्कस करा था
ई कॉमर्स का, उस आर्किटेक्चर का वर्क फ्लो क्या था? वर्ड मैंने क्या यूज करा? वर्कफ्लो। वर्क फ्लो। रिपीट करें, वर्कफ्लो। वर्क फ्लो क्या था? यूजर ने एड टू कार्ट करा, वर्क फ्लो का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यूजर ने पेमेंट चेकआउट करी, वर्क फ्लो का दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या हुआ? पेमेंट सक्सेस। पेमेंट का स्टेटस आया। पेमेंट के अंदर भी एक चीज है, इनिशिएट हुई, प्रोसेस हुई, स्टेटस आया। अगर स्टेटस सक्सेसफुल है तो क्या हुआ? शिपमेंट हो गई। और अगर स्टेटस में फेल आता है, पेमेंट फेल हो गई, तो फॉल बैक नहीं, मतलब फॉल बैक ये नहीं है, फॉल बैक एरर वाला अलग था, ये तो प्रॉपर हैंडल एरर है कि भाई आपकी पेमेंट फेल हो गई, आप दूसरा तरीका ट्राई मारें। सही है, कहते हैं फॉल बैक, लेकिन फॉल बैक के भी बहुत सारे अलग अलग मकसद है, एक ही वर्ड 6 जगह भी यूज हो रहा होता है समटाइम। सही है, फेलियर आ गया। अब जो फेलियर आया, आपने क्लाइंट को मौका दिया, भाई आप पेमेंट दोबारा करो, ये वाला सर्विस यूज करो। अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो आप क्या करेंगे? आप उसकी ट्रांजेक्शन में रोल बैक करेंगे। जो प्रोडक्ट उसने ऐड टू कार्ट करी थी, आप उसको वापस से रिमूव कर देंगे। डिस्कार्ड कर देंगे। या तो अगर आपकी प्रोडक्ट में रहने दें तो आप रहने दें, आप पीछे इन्वेंट्री में जो कुछ ऑपरेशन होंगे सबको रोल बैक करेंगे। ट्रांजेक्शन आपकी जहां पर रुकी थी वो वापस से रोल बैक हो। अब वर्क फ्लो मैंने क्यों कहा? क्योंकि अलग अलग फ्लो चल रहा है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। अभी जो एड टू कार्ड है, ये डायरेक्ट कॉल मिला रहा है पेमेंट को, या ऊपर कोई मैनेजर है जो दोनों को काम दे रहा है? आप मुझे आर्किटेक्चर सोच के बताएं। जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो में पहली चीज क्या आ गई? एड टू कार्ड। दूसरी चीज क्या आ गई? पेमेंट सर्विस का इनिशिएट, पेमेंट सर्विस का प्रोसेस, पेमेंट सर्विस का सक्सेस या फेल। चौथी चीज क्या आ गई? शिपमेंट। यही है, ये वर्क फ्लो है हमारा। इस वर्क फ्लो को ड्राइव कौन कर रहा है कि कब क्या होना है? क्या ऐसा हो सकता है शिपमेंट पहले चल जाए? क्या ऐसा हो सकता है पेमेंट पहले चल जाए? क्या ऐसा हो सकता है पेमेंट सक्सेस हुए बगैर शिपमेंट हो जाए? मतलब वर्क फ्लो जो है आपस में कनेक्ट है, उसको ड्राइव करना है। समझ रहे हैं? ये वर्क फ्लो को ड्राइव कौन कर रहा है, ये मुझे बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा दिमाग खोल के सुनना है। वर्क फ्लो को ड्राइव कौन कर रहा है? क्या नाम बताया ना? कौन था? फातिमा। फातिमा की नहीं है क्या है? ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है? जो टास्क देता है। उसने देखा यूजर क्या कर रहा है, कौन सी सर्विस चला रहा है, यूजर जो है क्या कर रहा है, उसने एड टू कार्ट करा, तो एड टू कार्ट की सर्विस चलाई, यूजर ने पेमेंट इनिशिएट करी, ऑर्केस्ट्रेटर ने पेमेंट इनिशिएट करवा दी। अब पेमेंट प्रोसेस यूजर करेगा, इनिशिएट हो गई है ना, प्रोसेस तो खुद होगी। तो वो कौन देख रहा है? वो ऑर्केस्ट्रेटर देख रहा है। यूजर ने तो इनिशिएट कर दी, यूजर तो वेट कर रहा है कि भाई मेरी प्रोडक्ट मेरे घर पर आ जाएगी, मैं जाके सोने जाता हूँ, या जो भी आ जाएगा सेटअप। अब ऑर्केस्ट्रेटर जो ड्राइव करेगा पूरी ट्रांजैक्शन को जब तक घर पे प्रोडक्ट नहीं आ जाता। ऑर्केस्ट्रेटर ने काम क्या करा? ऑर्केस्ट्रेटर ने प्रोसेस चलाया, फिर ऑर्केस्ट्रेटर ने पेमेंट का स्टेटस देखा, स्टेटस फेल आया तो रोल बैक, उसको दोबारा बोला भी पेमेंट करो। स्टेटस पास आया तो शिपमेंट सर्विस को बोल दिया कि भाई ये सामान जो है उनके घर पे पहुंचा दो। ये ऊपर ऑर्केस्ट्रेटर। अभी हमारा आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विस है या मोनोलिथिक है? माइक्रो सर्विस है। अभी जो हम ऑर्केस्ट्रेटर वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, इसका माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक से लेना देना है, लेकिन हाई बहुत ज्यादा टाइटली को लेना देना नहीं। माइक्रो सर्विस हो जब भी ऑर्केस्ट्रेटर ऐसी काम करेगा, माइक्रो सर्विस ना हो मोनोलिथिक हो जब भी ऑर्केस्ट्रेटर ऐसी काम करेगा। इसमें ऑर्केस्ट्रेटर आर्किटेक्चर चेंज करने से ऑर्केस्ट्रेटर की जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। ऑर्केस्ट्रेटर तो टास्क दे रहा, भाई इससे करा, ये करा, ये करा, ये करा, काम हो गया। अभी जो ऑर्केस्ट्रेटर है, इसमें क्या होता है, आपके पास एक सर्विस होती है, एक सर्विस जो बैकएंड का प्रॉपर लिखते हो, जिसका काम होता है ऑर्केस्ट्रेट करना। जादू से तो नहीं आएगा ना, ऑर्केस्ट्रेटर लिखना पड़ेगा ना। वो बैकएंड की सर्विस क्या करता है? एपीआई कॉल करता है। किसकी एपीआई कॉल करेगा? एड टू कार्ट की। वो बैकएंड की सर्विस एपीआई कॉल करेगा पेमेंट की। वो बैकएंड की सर्विस वेट करेगा पेमेंट के स्टेटस की। वो बैकएंड की सर्विस एपीआई कॉल करेगा किसकी? शिपमेंट की। वो एक बैकएंड की सर्विस है। अब मुझे बताया अगर वो बैकएंड की सर्विस फेल हो गई तो क्या मेरी पूरी प्रोडक्ट फेल हो गई या सिर्फ वो सर्विस फेल हो गई? वो सर्विस फेल हुई। मेरी पूरी प्रोडक्ट फेल हो गई, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर ये जो सारी चीजों को लीड कर रहा है। अगर क्लास में ऑर्केस्ट्रेटर टीचर है ना, क्लास में टीचर नहीं आया, क्लास हो जाएगी? नहीं होगी ना।
तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जब भी आपके पास कोई भी इस तरह का ऑर्केस्ट्रेटर आ जाता है, या आपके पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस का होता है कि ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो कर रही है, ऑर्केस्ट्रेटर फ्लो करवा रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है रोल बैक करना। अब ऑर्केस्ट्रेटर नहीं हो तो दूसरे नंबर पे क्या हो, मैं आप लोगों को एक वर्ड बता रहा हूँ, आपने रिपीट करना है। आप रिपीट करिए, कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या है कि ऑर्केस्ट्रेटर कौन था, पेरेंट था, और बाकी सब कौन थे उसके चाइल्ड। ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो क्या था, अप स्ट्रीम था। क्या था ऑर्केस्ट्रेटर, रिपीट करना है वर्ड को, दोबारा पूछो, ऑर्केस्ट्रेटर क्या था, काफी लोग खामोश हैं। अप स्ट्रीम का वर्ड आपने रिपीट करना है, क्या वर्ड है, ऑर्केस्ट्रेटर अप स्ट्रीम था, बाकी सर्विसेज डाउन स्ट्रीम थी। क्या थी बाकी सर्विसेज, अप स्ट्रीम उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे को कॉल करके उससे काम करवाता है, मतलब जो रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स का वेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का काम क्या है, रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स का वेट करा, इसको हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम एनवायरनमेंट, अप स्ट्रीम सर्वर, कोई भी नाम लेते हैं, मतलब अप स्ट्रीम ही है। और जो बंदा के पास रिक्वेस्ट आती, जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है, वो कौन होता है, डाउन स्ट्रीम। अब दो सर्वर चल रहे, इस सर्वर ने इस सर्वर को कॉल मारी, सर्वर ए ने सर्वर बी को कॉल मारी, सर्वर ए क्या हुआ, अब स्ट्रीम हुआ। अब स्ट्रीम ने क्या करा, रिक्वेस्ट करा और रिस्पॉन्स का वेट करा। सर्वर बी को क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई, रिसीव करी और उसको रिस्पॉन्स करा, तो अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चलता है। ये कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं, अब स्ट्रीम सर्वर, डाउन स्ट्रीम सर्वर, अब स्ट्रीम सर्वर, डाउन स्ट्रीम सर्वर, कॉमन टर्म। तो पेमेंट की सर्विस है, या अब स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ये तो शिपमेंट की सर्विस है, अब स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम। ये जो एड टू कार्ड की सर्विस है, अब स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम, सारी सेम लेवल पे है, सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटर आपको अब स्ट्रीम में दिख रही होगी, ऐसे ही है। अभी हम क्या करते हैं, ऑर्केस्ट्रेटर को पिक्चर से हटा देते हैं। अब कौन करेगा भाई, ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर क्या था, टाइटली कपल। टाइटली कपल मतलब जिसके ना होने के हमारा सिस्टम ही नहीं चल सकता। ऑर्केस्ट्रेटर टाइटली कपल था, ऑर्केस्ट्रेटर हटा दो कुछ भी काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, मेन बंदा तो वो था। ऑर्केस्ट्रेटर भी एक सर्विस है जो आपने लिखी, मोनोलिथिक लिखी हुई या माइक्रोसर्विस लिखी हुई, सर्विस। अब दूसरे नंबर पे ऑर्केस्ट्रेटर में जो कम्युनिकेशन चल रही थी वो सिंक्रोनस थी या एसिंक्रोनस थी, कितने लोग, अब मुझे ना पूरे वर्ड चाहिए, कोई ना कोई पार्टी आपने ज्वाइन करनी, मगर न्यूट्रल बंदा नहीं चाहिए। मुझे ये बताया कितने लोग कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रेटर जब बाकी सर्विसेज को कॉल करके उनसे काम करवा रहा था वो सिंक्रोनस थी, कितने लोग कह रहे हैं वो एसिंक्रोनस थी। एसिंक्रोनस कैसे थी, आप डिफाइन करें। अभी हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो बोर्ड में आया नहीं कि क्या फंक्शन लिखा है। मुझे ये बताया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क होता है। हम सब लाइन से पूछते हैं, तो सब लाइन ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कॉलिंग हमारा आर्किटेक्चर में क्या है। सर बेसिकली सिंक्रोनस ये है कि आपने रिक्वेस्ट की और रिस्पांस का वेट करना है, जब तक रिस्पांस नहीं आता आप आगे नहीं बढ़ते। और एसिंक्रोनस में ये है कि रिक्वेस्ट आई और वो जिसने रिक्वेस्ट की थी वो डिस्कनेक्ट हो गया या कहीं भी चला गया, सर्वर अपना काम किया और जब काम करना तो रिस्पांस मतलब इस सिचुएशन में वो दूसरी टास्क परफॉर्म कर सकता है। एसिंक्रोनस में सिंक्रोनस से ब्लॉक हो जाता है। सही है। आप मुझे बताएं, ये जो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर वाला फ्लो होता है जो टाइटली कपलता है, रिक्वेस्ट करी उसका जवाब आया, फिर रिक्वेस्ट करी जवाब आया, ये एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस कॉलिंग। ये जो आप एपीआई कॉल करवाते हो ना, ये सिंक्रोनस होती है, एसिंक्रोनस नहीं। क्योंकि फंक्शन कॉलिंग सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, कोई भी फंक्शन कॉल हो रहा, मैं अभी कोड की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलिंग की बात कर रहा हूँ। कोई भी दुनिया का फंक्शन कॉल हो रहा है, सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस। क्योंकि कॉल करने के बाद उसके रिटर्न का वेट करेंगे हम, जब तक रिटर्न नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते, हम जा भी नहीं सकते, सिस्टम को छोड़ भी नहीं सकते। सिस्टम छोड़ा हो तो रिक्वेस्ट गायब हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। तो फंक्शन में जब भी कॉल करता हूँ रिटर्न का वेट करता हूँ, ये सिंक्रोनस है। अगर मैं फंक्शन कॉल करूँ रिटर्न का वेट नहीं करूँ, रिटर्न किसी जगह पे जाके सेट खुद ही हो जाए, वहां से मैं बाद में पढ़ के काम कर लूँ, तो ये एसिंक्रोनस है। ऐसा होता नहीं है फंक्शन में। तो फंक्शन कॉलिंग जो है आपकी क्या होती है, सिंक्रोनस। एपीआई एक्चुअली में करती क्या है, फंक्शन कॉल करती है। एपीआई कॉलिंग भी क्या होती है,
एपीआई में कॉल करके एपीआई के रिटर्न का वेट करता हूँ। अगर एपीआई ने रिटर्न नहीं दिया तो मेरी सर्विस वहाँ टाइम आउट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, आगे काम नहीं करती। यह बात माइंड में रख लें। तो एपीआई कॉलिंग मेरे आर्किटेक्चर में सिंक्रोनस कॉलिंग के काम आ रही है। बहुत अच्छी है, जहाँ पर मुझे राइट कॉल करना है, राइट जवाब देना। मुझे अगर किसी की पेमेंट इनिशिएट करवानी है तो मैं एपीआई कॉल करूंगा, जाहिर सी बात है। अगर आपका बैंक, अब मुझे बताया, आपने बैंक से एटीएम से पैसे निकाले, आपने बैंक से अपने पैसे निकाले, कहाँ से? बैंक अकाउंट के मोबाइल ऐप से। सर ये 2 जगह से। तीसरा, आपने चेक देकर बैंक से पैसे निकाले, 3 जगह से पैसे निकाले। पीछे डेटाबेस और सर्विस एक ही होगी या अलग अलग होगी? सपोज कर लेना डेटाबेस एक ही होगा, सर्विस की बात नहीं कर रहे। डेटाबेस में जो आपका अकाउंट डेवस के अंदर आपके पास रखे हुए 400 रुपए, आप डेटाबेस में रिकॉर्ड रखा हुआ 400 रुपए जो है उसामा के अकाउंट में, ठीक है, 400 रुपीज। एटीएम से आपने 400 निकाले, 4:11 300 निकाल दिया। 4:11 पे एटीएम से कितने निकाले? 4:11 पर बैंक अकाउंट से कितने पैसे ट्रांसफर मारे? 300 रुपए। 4:11 पे चेक कैश हुआ 300 रुपए। कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पर आपको एपीआई कॉलिंग प्रॉपर चाहिए। आपने रिटर्न का वेट करना है, यहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे एसिंक्रोनस काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिंक्रोनस काम करेगा। क्या करना है? अगर तीनों में से कोई तो पहले आएगा ना, कोई तो पहले आएगा, ऐसा तो नहीं सकता तीनों एक साथ आए। जो भी पहले आया हम क्या कर देंगे? उसके रिकॉर्ड को लॉक कर देंगे। बाकी जो 2 आएंगे उनको काम करने नहीं देंगे, बोलेंगे आप वेट करो, एक काम कर रहा है। एटीएम सपोज करें पहले आ गया, या एक माइनर सेकंड पहले आ गया, एटीएम की रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, कौन सी वाली हुई है? सिंक्रोनस हो गया, एसिंक्रोनस हो गया? सिंक्रोनस हो गया। उसने क्या करा? मेरे रिकॉर्ड को लॉक करा कि भाई कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता ये रिकॉर्ड, मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? तीनों चल गया तो 900 रुपये चले जाएंगे, अकाउंट में तो 400 पड़ेगा। जो एटीएम अपने 300 रुपये निकालेगा, फिर उसको अनलॉक करेगा, वो 300 ले जा चुका होगा, फिर बाकी दोनों में से कोई तो एक माइनर सेकंड पे होगा जो वेट कर रहा हो, वो आया, उसने 300 की रिक्वेस्ट मारी, फेड। तीसरा आया, 300 की रिक्वेस्ट मारी, फेड। तो हमें आर्किटेक्चर में दिमाग खोल के सोचना होता है। माइनर चीज़ें होती है। डेटा में हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, अपडेट कितनी स्पीड में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पता करना जरूरी होती है। अगर किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है या इतनी हाईली कंसिस्टेंट नहीं है, इवेंचुअली कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर वो चीज़ अलग लेवल पर आ जाती है। चलो मैंने 2 वर्ड यूज़ ही कर लिए। मैंने कौन से वर्ड यूज़ करे? एक वर्ड यूज़ करा हाईली कंसिस्टेंट, और दूसरा कौन सा यूज़ करा है? इवेंचुअली कंसिस्टेंट। ये 2 मैंने किसके साथ यूज़ करे? डेटाबेस के साथ। रिपीट करें, पहला वर्ड क्या था? हाईली और कंसिस्टेंट, दूसरा क्या था? इवेंचुअली कंसिस्टेंट। हम इसको अभी टाइम टू टाइम देखेंगे। अभी आप लोगों को वर्ड मिल गया ना, इतना भी काम। अभी हमने क्या बात करी? एसिंक्रोनस सर्विस कहाँ पे हमारे काम में? ये तो पेमेंट प्रोसेस हुई थी, पेमेंट प्रोसेस हुई थी, क्या पेमेंट प्रोसेस होने में टाइम लगा सकती है या क्विक हो जाएगी? मैंने पैसे दिए फौरन नहीं पहुंच गए, टाइम लगा सकती है। तो पेमेंट प्रोसेस में बेस्ट क्या है? सिंक्रोनस आर्किटेक्चर हो जाएगी, एसिंक्रोनस होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बैंक अकाउंट की एग्जांपल देकर ये देखा है कि दिमाग कितना खराब है। क्या होना चाहिए? सिंक्रोनस होना चाहिए, एसिंक्रोनस होना चाहिए? कितने लोग कहते हैं पेमेंट में एसिंक्रोनस सर्विस होनी चाहिए ताकि वो जाए और वेट नहीं करना पड़े और वो जाके स्टेटस सेट कर दे, बाद में हम देखेंगे। कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कह रहे हैं पेमेंट को सिंक्रोनस होना चाहिए? रॉन्ग, सारे लोग रॉन्ग। मैंने बताया, मैंने बैंक अकाउंट की एग्जांपल देके कंफ्यूज करा। भाई हम है ई कॉमर्स, हम बैंक नहीं है। ये जो प्रॉब्लम थी एट अ टाइम 3 लोग चार्ज कर लेंगे, ये बैंक की प्रॉब्लम थी। बैंक की प्रॉब्लम थी कि कस्टमर एटीएम से भी आ रहा है, कस्टमर चेकबुक के थ्रू भी आ रहा है, कस्टमर ऑनलाइन भी आ रहा है। अभी हम ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं, आपने बैंक की प्रॉब्लम को ई कॉमर्स ऐप के साथ कैसे मैच कर दिया? ई कॉमर्स ऐप में तो ये कस्टमर पेमेंट करेगा, पेमेंट हो जाएगी तो प्रोसेस कर देंगे प्रोडक्ट। पेमेंट के दरमियान में वेट है अच्छा खासा, जब तक पेमेंट पास नहीं होती, सेटल नहीं होती, वेट है ना भाई। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड के जो थ्रू पेमेंट होती है, थोड़ा टाइम में सेटलमेंट होती है, फौरन नहीं होती। तो मतलब सेटलमेंट नियर टू रियल टाइम के सम टाइम पे होती है। सही
ऐसे तो कन्फ्यूज कर रहा है। हमारे पास ई कॉमर्स के ऊपर यहाँ पर एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर फिट बैठता है या सिंक्रोनस आर्किटेक्चर फिट बैठता है? एसिंक्रोनस फिट बैठता है, क्योंकि पेमेंट हुई, मैंने करी एपीआई रिक्वेस्ट, एपीआई 60 सेकंड में टाइम आउट रहेगी। 60 सेकंड में अगर जवाब नहीं आया तो रिक्वेस्ट तो टाइम आउट हो गई, वो तो चार्ज कर लेगा पैसे, मुझे तो जवाब ही नहीं आया कि पेमेंट हुई नहीं हुई। अगेन आर्किटेक्चर में दो चीजों को मिक्स नहीं करना। वो लोग बैंक ऐसे करता तो हमारे जरूरत नहीं हमें ऐसा करना, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम थोड़ी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो बैंक कर रहा है, हम तो सिर्फ इससे पैसे लेके स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, हाँ पैसे आ गए। अब इसका दूसरा नंबर पर अभी मैंने कहा ऊपर कौन था थोड़ी देर पहले, ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर ने क्या करा था, जिम्मेदारी लेना। अभी ये केस में पेमेंट की सर्विस की कॉल किसके थ्रू गई, ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू गई। तो जो पेमेंट की एपीआई है वो रिस्पांस क्या करेगी, पेमेंट इनिशिएट की रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस क्या आया, पेमेंट इनिशिएटेड। अब ऑर्केस्ट्रेटर दूसरी रिक्वेस्ट क्या मारेगा, पेमेंट स्टेटस। उस वक्त क्या हो रहा है, पेमेंट प्रोसेस हो रही है। ऑर्केस्ट्रेटर ने क्या करा, पेमेंट स्टेटस की क्वेरी लगाई, अभी तक स्टेटस अपडेट ही नहीं हुआ। ऑर्केस्ट्रेटर ने 1 मिनट बाद दोबारा टाइम आउट हो गया ना, मतलब जवाब नहीं आया, 1 मिनट बाद दोबारा कॉल लगाई, फिर भी नहीं आया, फिर कॉल लगाई, एपीआई बार बार कॉल होती जा रही, वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, हमें तो लगाना पड़ेगा लूप चलाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि पहली बार में जवाब आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है। पेमेंट प्रोसेस हो सकता है 5 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, 3 मिनट लग जाए, हो सकता है ऑल डे चले जाए, रात के 12 बजे पेमेंट। अब तरीकेकार क्या होगा, दरमियान में हमें एसिंक्रोनस रखना होगा। एसिंक्रोनस कैसे रखना होगा वो उस पर आते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या मैंने वर्ड बताया था आप लोगों को, कोरियोग्राफी याद है? यस नाम और दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, ऑर्केस्ट्रेशन। अब आप यहाँ देखें, ऑर्केस्ट्रेटर और कोरियोग्राफी का फर्क देखो। ABCD किसके थ्रू ऑपरेट हो रही है, ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू, दरमियान राइट पाथ है। कोरियोग्राफी में राइट वाला जो है आपकी कोरियोग्राफी है। ABCD किसके थ्रू ऑपरेट हो रही है, ये कोरियोग्राफी। इसमें क्या हो रहा है, ये आर्किटेक्चर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा ये यहाँ ये तो लेफ्ट वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें कौन ऑपरेट कर रहा है सबको, ऑर्केस्ट्रेटर। ये तो राइट वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हैं और वो एक इवेंट को रीड कर रही है, उस इवेंट से उनके पास टास्क आता है और वो उसको कर देती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या था, पहले एक ऑर्केस्ट्रेटर का सर्वर वो कॉल कर रहा था किसको, पहले एक्ट टू कार्ड को कॉल करा, फिर पेमेंट को करा, फिर शिपमेंट को करा, उसकी जिम्मेदारी। हमने क्या करा, हमने ऑर्केस्ट्रेटर हटा दिया, बल्कि हमने क्या करा, एक इवेंट के नाम से डब्बा रख दिया, पार्टीशन रख दिया, सही है, इवेंट रख दिया। हमने टास्क बना दिया किसका, पेमेंट का, कि पेमेंट जब भी इनिशिएट होगी तो वो तो डायरेक्ट कॉल होगी, पेमेंट इनिशिएट डायरेक्ट होगी, वहाँ पर क्या चाहिए, एपीआई कॉलिंग। पेमेंट इनिशिएट करने के लिए एपीआई कॉलिंग चाहिए। अब क्या होगा, हमारे पास रिक्वेस्ट आई किस पाई, एड टू कार्ड पाई, एड टू कार्ड हो गया, एड टू कार्ड आगे नजर आ गया ना प्रोडक्ट सामने यूजर को, यूजर ने पेमेंट इनिशिएट करी, फ्रंट एंड से बैक एंड की एपीआई कॉल हुई, किस चीज की एपीआई कॉल हुई, पेमेंट इनिशिएट। फ्रंट एंड पर रिजल्ट आ गया, पेमेंट इनिशिएट हो गई है, यूजर आगे बढ़ गया। अब यूजर क्या वेट कर रहा है कि मेरी प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंचेगी, शिपमेंट एक लंबा प्रोसेस है। अब क्या है, ये तो शिपमेंट वाली सर्विस है,
बेसिक ये क्या कर रही है, ये एक टॉपिक को रीड कर रही है। टॉपिक क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इवेंट है, उसको रीड कर रही है। उस इवेंट में आता है कि इस बंदे की पेमेंट आ गई, इसके घर सामान हो जाता है। ये तो शिपमेंट वाली एपीआई है, इसको डायरेक्ट कॉल नहीं करता। ये क्या करती है, ये टॉपिक को रीड करती है, जैसे उस टॉपिक के अंदर अपडेट आता है वो उस टॉपिक को पढ़ती है, वो देखती है कि हाँ भाई क्या क्या आया है, इतने लोगों की शिपमेंट आएगी, इस बंदे की शिपमेंट आएगी, चली शिपमेंट दे दी। शिपमेंट कब आएगी, जब पेमेंट अपडेट होगी। तो हमारे पास जो पेमेंट अपडेट वाली सर्विस है वो भी एक होगी। वो क्या करेगी, वो भी इवेंट पड़ी हुई कि पेमेंट आई, इवेंट अपडेट हो गया, उसने इवेंट को पढ़ा, हाँ भाई पेमेंट आ गई, उसने क्या करा, किसको कॉल लगाई, शिपमेंट को कॉल लगा। शिपमेंट ने क्या करा, शिपमेंट ने उसी इवेंट को पढ़ा, हाँ भाई इस बंदे को यहाँ पर माल ड्रॉप कर। हम क्या कर रहे हैं, ये तो एपीआई कॉलिंग थी, इसका मतलब होता है डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल या डायरेक्ट कॉल मिलाना। किसी को कॉल मिलाने को बोलते हैं एपीआई कॉलिंग। एक मैंने आपको कॉल मिलाई, राइट है आपने उठानी है, नहीं उठाई तो टाइम आउट, आपने उठाई जवाब नहीं दिया तो टाइम आउट, आपने उठाई जवाब दे दिया तो फिर मैं रख दूंगा, अभी मेरा जवाब नहीं देगा। ये कॉल डायरेक्ट कॉल, सही है। ये जो इवेंट वाली ये डायरेक्ट कॉल, ये मैसेज है, मैंने आपको मैसेज करा, आपने मैसेज रीड करा, काम करा, ये एसिंक्रोनस है। इसमें आपको जिस टाइम पे मैंने मैसेज करा या जिस टाइम पे मैं काम करता, मुझे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, और आपको उस टाइम पर एक्टिव होने की जरूरत है। आपको मैसेज आएगा, आप पढ़ेंगे, काम करेंगे, मैसेज आएगा, आपको पेमेंट आपकी 12 बजे और रात में 4 बजे हो, आपने वेट नहीं करोगे, आप मैसेज पढ़ रहे, समझ रहे हैं। ये जो माइक्रो सर्विस हम बनाते हैं, इसमें हमें 2 ऑप्शन होते हैं। माइक्रो सर्विस बनाए या ना बनाए, किसी भी इन्वायरमेंट में हमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम ऑर्केस्ट्रेटर पे जाए या तो हम कोरियोग्राफी पे जाए। कोरियोग्राफी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इवेंट ब्रोकर। क्या चाहिए होता है, इवेंट ब्रोकर क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, और मतलब पब्लिश हो रहा होता है, उसके पास डेटा आ रहा होता है और वो आगे उसको कंज्यूम करवा रहा होता है किसी सर्विस को। तो कंज्यूमर जो हो गया वो कौन हो गया, सर्विस हो गई, और इवेंट ब्रोकर कौन हो गया, जिसके पास डेटा आ रहा है। कंज्यूमर कौन हो गया, जो उस इवेंट ब्रोकर में डेटा आने के बाद काम करे। तो वो जो शिपमेंट था वो कौन था, कंज्यूमर था। किसका कंज्यूमर था, इवेंट का कंज्यूमर था ना भाई। अपडेट आई, इस बंदे को शिपमेंट करनी है, कंज्यूम करा और काम कर दिया। तो एक होगा प्रोड्यूसर जो उसको डेटा प्रोड्यूस करे, एक होगा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होगा, पेमेंट सर्विस। कंज्यूमर कौन होगा, शिपमेंट सर्विस। प्रोड्यूस कंज्यूम, प्रोड्यूस कंज्यूम, ये इस तरह से चलता है। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को डायरेक्ट कॉल मिला रहे हैं, बताएं। नहीं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्ट कॉल मिला रहा है। प्रोड्यूसर मतलब जिसको काम करवा रहे हैं, कंज्यूमर मतलब जिसको करना है। अभी के केस में प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्ट कॉल मिलाता था, थोड़ी देर पहले था, यही होता था। कोरियोग्राफी में क्या होता है, मैसेज ड्रॉप, प्रोड्यूसर इवेंट ब्रोकर में मैसेज रख देता है और कंज्यूमर इवेंट ब्रोकर से मैसेज पढ़ लेता है। दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं। ये कौन सी कम्युनिकेशन हो गई, ये हो गई एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन हुई है, एसिंक्रोनस। दोबारा रिपीट करें, कम्युनिकेशन कौन सी हुई, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब कहीं पर आपको एसिंक्रोनस चाहिए, कहीं पर आपको सिंक्रोनस चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। दोनों के अलग अलग यूज केस है, अलग अलग जर्नी। इसी तरीके से ये तो मैंने आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बताया था। इस आर्किटेक्चर में क्या था, डेटाबेस अलग था, सबका डेटाबेस अलग था। क्या है, जितनी माइक्रो सर्विस है उतने डेटाबेस है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके केस तो माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर का फिट ना बैठे, तो मोनोलिथिक पे जाएंगे। मोनोलिथिक में क्या है, एक सर्विस है, उसका डेटाबेस। तो एक मॉड्यूलर अप्रोच भी होती है जो डिपेंड ऑन टाइम यूज करी जाती है। उसमें क्या होता है, एक ही सर्विस, 2 सर्विस एक ही डेटाबेस यूज करती है, मॉड्यूलर है। या दोनों सर्विस के मॉड्यूल एक साथ हैं। कोई आपने बिजनेस सर्विस लिखी, वो सिर्फ एक बिजनेस सर्विस नहीं, उसमें 2 चीजें हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल B, और मॉड्यूल A और B दोनों सेम डेटाबेस यूज करते हैं। सब मोनोलिथिक है, बता। अब माइक्रो सर्विस अभी तक हमने नहीं कहा। एक था हमारा क्या, मोनोलिथिक, दूसरा क्या था, माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस ये नजर आ रहा है, मोनोलिथिक जो आप लोग करते बार, इसके दरमियान में भी एक है
जो हम खुद बना रहे हैं, क्योंकि हमने कहा आर्किटेक्चर फिक्स नहीं हो सकता, तो मुझे कोई आगे बोल नहीं सकता माइक्रोसर्विस यूज करो, मैं क्यों करूँ आर्किटेक्चर? मैं तो डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एप्लीकेशन बन रही है ये कहाँ जा रही है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस कहाँ जा रहा है, मैं तो उस हिसाब से सोचूंगा। तो मैं सोच सकता हूँ जो तीसरी चीज वो होगी मोनोलिथिक मॉड्यूलर। क्या होगी? आप लोग रिपीट करेंगे। मोनोलिथिक होगी लेकिन मॉड्यूल बेस सेपरेट होगी, तो रेजिलियंस और टीम वेलोसिटी का काम वहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर मॉड्यूल ही अलग है, आप अपने मॉड्यूल पे काम करो, मैं अपने मॉड्यूल पे काम करूँ, ठीक है। डेटाबेस दोनों सेम, डेटाबेस की टेंशन खत्म। अगर आप बोले इतने सारे डेटाबेस को चाहिए एक ही रखना है, तो मोनोलिथिक मॉड्यूलर जो है वो आपका और मेरा अपना डिसीजन है कि हम उसको कहाँ पर किस तरह सेट करना है। इंडस्ट्री तो हमें दो चीजें बता रही है, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस, लेकिन हम ये देख रहे हैं हम कहाँ पर फिट हो रहे हैं, हमें क्या रहे हैं, तो हम अपने पास ला सकते हैं मोनोलिथिक मॉड्यूल। समझ रहे? आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन टाइम नॉट थ्योरी। किसी थ्योरी पे आर्किटेक्चर डिपेंड नहीं करता। आपके करंट टाइम पे क्या सराउंडिंग है, क्या चीजें हैं, कैसे करना है, उस वक्त के हिसाब से डिसीजन है। आगे हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है उस हिसाब से डिसीजन। तो आपको ये बताना चाहिए कि आपका गोल क्या है। पॉलिसीज क्यों बनाते हैं हम, किसी भी चीज की पॉलिसी क्यों बनती है? कौन मुझे डेफिनेशन बताएगा पॉलिसी? इतनी सारी आप पूरे दिन 10 चीजें देखते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए सर स्मूथ प्रोसेस के लिए, ताकि स्मूथ प्रोसेस के लिए फॉर टेकिंग डिसीजंस। पॉलिसी का फायदा हमें क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं? फ्यूचर में अपना बिल्कुल पॉलिसी का अगर मैं अपने हिसाब से शॉर्ट डेफिनेशन दूं तो किसी गोल को अचीव करने के लिए किसी ने पॉलिसी बना दी, ये गोल अचीव हो। तो पॉलिसी से क्या होता है, एक प्रोसेस बन जाता है, प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं, उसको फॉलो करा जाता है। एट द एंड होगा क्या, कोई ना कोई गोल अचीव होगा ना। तो पॉलिसीज का जो पहला मकसद होता है कोई गोल अचीव करना। और कोई भी पॉलिसी दुनिया में बनती है उसके अंदर क्या चीज कॉमन होती है? क्या चीज कॉमन होती है बताएं? कोई भी पॉलिसी दुनिया में बनती है क्या चीज कॉमन होती है? अथॉरिटी। क्या चीज कॉमन होती है? उस चीज का ऑथराइज पर्सन कौन होगा जिसके पास अथॉरिटी है। जिस तरह जज के पास अथॉरिटी होती है, वकील के पास नहीं होती। वकील सिर्फ अपना पेश करता है मौके पे, भाई ये केस का ये डिटेल, ये कानून है। तो कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें अथॉरिटी रखते हैं। क्यों अथॉरिटी रखते हैं? ताकि वो ऑथराइज पर्सन क्या करे, अपने पास उस पॉलिसी को रेगुलेट करे या उसको कंज्यूम करे या उसको यूज करे या उसको फॉलो करे। यही मेक श्योर करे फॉलो हो रही है नहीं हो रही। अगर अथॉरिटी हटा दो पॉलिसी कौन फॉलो करेगा? करेगा कोई? आप कानून फॉलो कर रहे हैं? अगर सारे कैमरा हटा दो रोड से आप गाड़ी से चलेंगे? तो पॉलिसी का अथॉरिटी, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सरलाल भी इस चीज को एग्री करेंगे, सरलाल का मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आगे 4 चीजें बता देता हूँ, सर 16 बता देते हैं। आप कभी किसी बड़ी लेवल पे, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कभी आर्किटेक्चर लेवल के डिसीजन हो रहे होंगे, तो आप वहाँ पर आपके पास ये सारा जो डेटा हम बता रहे हैं और फ्यूचर में जो आप खुद पढ़ेंगे खुद सीखेंगे, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डेटे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कोई भी मैच्योर काम होता है उसके अंदर पॉलिसी होती है, प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड होता है, अदरवाइज वो काम मैच्योर नहीं। आप अगर डेवलपर हैं और आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं, जैसे आप समझते हैं, और आप अपने हिसाब से काम करते हैं, आप मैच्योर डेवलपर नहीं। आप बहुत बेकार डेवलपर हैं लेकिन आप रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जानते हैं, आप उस अच्छे वाले से अच्छे। बात समझ रहे हैं? हमारी मार्केट में या किसी भी मार्केट में वो बोलते हैं 19-20, जो काम करने वाला बंदा है उसको 20 होना जरूरी होता है। काम 19 लोग एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें खराब है नहीं है सही, लेकिन बंदा अगर सही है तो फिर चल जाता है, टेंशन नहीं। मैं अगर कोई काम को जानता हूँ और मेरे बंदे में कोई और बंदा जो उस काम को बहुत ही अच्छा जानता है, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जानता हूँ और वो रिक्वायरमेंट को फॉलो करना नहीं जानता, मैं विन करूँगा। कंपनी बोलेगी अमीन 20 में से 16 है लेकिन हमारे मुताबिक फॉलो कर रहा है। वो बंदा 20 में से 20 है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहा, हमारी नुकसान है, डिजास्टर है। इसको डिजास्टर बोलते हैं, प्रोसेस फॉलो ना करने में डिजास्टर बोलते हैं। आप बोले यार मैं तो कोई अलग ही, अब आप खुद सोचिए ना, आप बहुत अच्छे इंसान हो
बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक हो, बहुत अच्छे पैसे कमाते हो, पूरी दुनिया आपको जानती हो, आप रोड पे जा रहे हैं